एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। Good morning, sir. हेलो हेलो गुड Yes, मॉर्निंग sir. सर। गुड मॉर्निंग Good morning, sir. सर। वॉइस इज क्लियर? मॉर्निंग सर। Yes, sir. आवाज सर। आवाज जा रही? ठीक। Yes, हाँ sir. सर। तो कल हम आपको केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ मैंने बताया था, आज उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हम बताएंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? इसको सबसे पहले फ्रेडलिच इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। इसने क्या किया कि x बाई एम एंड P के बीच ग्राफ प्लॉट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं फ्रेडलिच ग्राफ। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के एडजॉर्प्शन कांस्टेंट x बाई एम और P के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो इनिशियली अगर हम इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ देखिएगा, इस ग्राफ में होता यह है कि यहाँ पर हम प्रेशर ले लेते हैं और यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम। तो जो ग्राफ होता है इनिशियली प्रेशर के इंक्रीज करने से x बाई एम इंक्रीज करता है और फिर जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये x बाई एम इंक्रीज कर, प्रेशर इंक्रीज करें तो x बाई एम इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट A, ये पॉइंट B है और इसके बाद क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं। यहाँ पर एक स्लोप मिल रहा है, यहाँ पर ये स्लोप मिल रहा है, यानी कि अप टू पॉइंट A जो x बाई एम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P डैश। मान लीजिए इसको हम P डैश मान लेते हैं, बढ़ रहा है। इसके बाद आफ्टर पॉइंट B के बाद ये कांस्टेंट हुआ, यानी कि x बाई एम इज P नॉट। ये कांस्टेंट के लिए है P नॉट, माने इसका कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेशर बढ़ाने पे x बाई एम क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन बिटवीन पॉइंट A एंड B x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का पावर 1 बाई n। ये n बाई n स्लोप है, इसका इंटरसेप्ट स्लोप है। अब इसको हटाएंगे तो x बाई एम इज इक्वल टू K P का पावर 1 बाई n होगा। ये एक इक्वेशन मिला। इसके बाद करना क्या है कि इन दोनों साइड में लॉग लेना है, टेकिंग log both side। तो log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p हो जाएगा। इस इक्वेशन को बोलते हैं फ्रेंडलिच इक्वेशन, जो आपके एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ग्राफ में आता है। और केमिकल एडजॉर्प्शन में ये प्रेशर का इफेक्ट है, जबकि आपको टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर और x बाई एम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं केमिकल के लिए, तो इनिशियली ये बढ़ता है, फिर जाके डिक्रीज कर जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कल किया था, ठीक है? Yes, sir. अब थोड़ी सी हम बात करते हैं। ये आपका एडजॉर्प्शन का पोर्शन जो था वो आपका यहाँ पर फिनिश होता है, और भी कई तरह के मैंने ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया है, जिसके बारे में हम टेम्परेचर का इफेक्ट बताए हैं, प्रेशर का इफेक्ट बताया, फिजिकल और केमिकल दोनों के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका फ्रेंडलिच इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप
नोट कर लीजिएगा। और ये हमने कल के कंटेंट में आपको भेज भी चुके हैं फ्रेंडिच इक्वेशन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं यस सर। इस हम कल का कंटेंट में भेजे हैं, इस अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक ये है कि इसका एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो तमाम तरह के एप्लीकेशन मैंने बताया है, उसको आप रीडिंग करते रहिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझिए क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहले तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, जैसा कि सर आपको पढ़ाए होंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है मिक्सचर ऑफ केमिकल। होमोजेनस नो होमोजेनस हमने कहा। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। मिक्सचर केमिकल्स के मिक्सचर को आप सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस की हम बाद में डिस्कशन करेंगे। हमारी डिफिनेशन पहले देखो, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन की जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करोगे तो सॉल्यूशन इज बेसिकली 3 टाइप्स के आप स्टडी किए हैं, आप पढ़ते भी हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन है, और एक क्या है बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एक है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो भी डिवाइडेशन किया गया है पार्टिकल के साइज के ऊपर डिवाइड किया गया है सॉल्यूशनों को। ऑन द ये जो डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के साइज के बेस पर निकाला गया है। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है लेस देन 1 nm होता है, 1 nm से छोटा होता है, ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है रेंज करता है 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये भी तीनों सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये पार्टिकल के साइज के बेस पर इसको डिवाइड किया गया। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल का जो साइज होगा लेस देन 1 nm होगा, ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल का साइज जो है 1 nm से लेके 1000 nm के बीच होगा। और सस्पेंशन में मोर देन 1000 nm या उससे अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? वो सस्पेंशन सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब आप पढ़े हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या है। ट्रू सॉल्यूशन में कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसेबल, इसमें कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसेबल होते हैं। कंप्लीटली मिसेबल होता है मतलब जो कंपोनेंट दो लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो कंप्लीटली मिसेबल हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। यही ना पढ़े हैं? समझ में नहीं आता। यस। ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकल्स, माने कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसेबल। दूसरी बात करते हैं ये होमोजीनियस होता है बेटा, होमोजीनियस होता है। क्या कैसा होता है? ये होमोजीनियस होता है। ये आप पीएन त्रिपाठी सर बता रहे होंगे आपको, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और ये एक चीज और है ये कि 1 फेज में होता है। 1 फेज का मतलब क्या हुआ? एक ही बार में हो जाए। 1 फेज का मतलब क्या हुआ? ये सिंगल फेज को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो एक सिंगल फेज होगा वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसी फेज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, या एल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर। तो ये क्या है कि कंप्लीट 1 फेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ग्लूकोज वाटर में कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाता है। जैसे हमने एक कंटेनर लेकर के इसमें 1 लीटर वाटर लेकर के हम ग्लूकोज या साल्ट को डिसॉल्व करें तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? मिक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज अपनी आइडेंटिटी को लास्ट कर देगा और वो केवल लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा, सॉलिड फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। यानी कि 1 फेज सिस्टम में होगा। कितने फेज में? 1 फेज सिस्टम में होगा। यूरिया को भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और यूरिया अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो ये 1 फेज सिस्टम में आएगा, ठीक है। और एक बात और है कि इसके पार्टिकल्स हैं नॉट विजिबल, इसके जो पार्टिकल्स हैं किसके? ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉट विजिबल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं।
विजिबल नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये चीजें जो है ट्रू सोल्यूशन में आती हैं। तो आपको ये देखना है कि ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल का साइज लेस देन 1 nm मिसेबल होगा, ये होमोजेनियस फेज में होगा, वन फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल है ग्लूकोज प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर, और इसके जो पार्टिकल्स है नॉट विजिबल होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की, जो आपके एनसीईआरटी में है। कोलाइडल सोल्यूशन ये क्या होता है? ये कंप्लीटली मिसेबल नहीं होगा, इट इज नॉट कंप्लीटली मिसेबल, नॉट कंप्लीटली मिसेबल। ये कंप्लीटली मिसेबल नहीं होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा। और ये मल्टीपल फेज सिस्टम, मल्टीपल फेज में होगा, मल्टीपल फेज में होगा, माने इसमें जो सॉल्यूट है उसका आइडेंटिटी होगा। जैसे एग्जांपल गोल्ड प्लस वाटर, गोल्ड इन वाटर, गोल्ड इन वाटर। जैसे वाटर में गोल्ड को डिजॉल्व करें, गोल्ड पाउडर को लेकर के, और वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे, तो जब गोल्ड पाउडर को वाटर में लेके डिजॉल्व करेंगे तो गोल्ड पाउडर वाटर में तो डिजॉल्व होगा, लेकिन गोल्ड अपनी आइडेंटिटी को दिखाएगा कि हम प्रेजेंट हैं। उसी तरह से स्टार्च है, स्टार्च इन वाटर। अगर स्टार्च जैसे पोटैटो मैश को आप अच्छी तरह से क्रश करके वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन वाटर में स्टार्च की आइडेंटिटी जो है दिखाई देगी। इस तरह से ये मल्टीपल फेज में आता है। उसके अलावा इसके पार्टिकल जो विजिबल तो नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी विजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें लाइट पास कराएंगे तो इसके पार्टिकल को आप देख सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। तो व्हेन लाइट इज पास, व्हेन लाइट इज पास्ड, पार्टिकल्स आर सीन, उसके पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं। जैसे अब ये रूम है, तो इस रूम में गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इस गैस के पार्टिकल के साथ डस्ट पार्टिकल भी इस रूम में है कि नहीं है? लेकिन डस्ट पार्टिकल आपको दिख नहीं रहा है। अगर इस रूम में एकदम अंधेरा कर दिया जाए, डार्कनेस कर दिया जाए, और एक साइड से रोशनी डाली जाए, तो उस लाइट के इफेक्ट से डस्ट पार्टिकल दिखेंगे जो कोलाइडल रेंज के हैं। तो इस तरह से ये लाइट पार्टिकल जो है विजिबल हो जाता है, लाइट पार्टिकल के द्वारा ये कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंसन क्या है? सस्पेंशन में ये तो कंप्लीटली मिसेबल नहीं होगा, और पार्टिकल्स आर सीन विथ नेकेड आई, नेकेड आई, ठीक है। इसमें पार्टिकल बहुत लार्ज साइज के होंगे, मोर देन 1000 nm से बड़े होंगे, और इसके पार्टिकल को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और उसका जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो इसका सस्पेंशन सॉल्यूशन मिलता है, सस्पेंशन में हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर, स्लेट लाइम आपने पढ़ा होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है सस्पेंशन के फॉर्म में दिखता है। इसके पार्टिकल नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का रिएक्शन आप कराएंगे तो स्लैक लाइम CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 फॉर्म होता है। ये स्लैक लाइम जो है वाटर में अपनी आइडेंटिटी को शो करता है। तो इस तरह से हम सस्पेंशन सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन को जानते हैं। हमारा डिटेल स्टडी किस में होगा? कोलाइडल सोल्यूशन में होगा। तो व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है आपका कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो कोलाइडल सोल्यूशन में कोलाइडल सोल्यूशन में जो इसके कंपोनेंट हैं, पहले इसके हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट, जो कोलाइडल सोल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो दो तरह का होगा बेटा। एक तो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज का मतलब जो सॉल्यूट का फेज है, जो डिसॉल्व होने वाला है। और एक है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। और ये क्या है?
सॉल्वेंट है। मतलब जो चीज घोल रही है वो डिस्पर्सन मीडियम है, वो सॉल्वेंट का फेज है, और जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट का फेज है। कोलाइडल के दो कंपोनेंट हैं, जैसे प्रोटीन प्लस वाटर। प्रोटीन आप जानते हैं ना, प्रोटीन क्या है? व्हाट इज प्रोटीन? पता है ना प्रोटीन क्या है? हेलो, Yes, sir. प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज बायोमॉलिक्यूल्स, बायो Yes, sir. माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है ये, जिसकी Nucleic acid. एमिनो एसिड होती है, ठीक है। Yes, sir. प्रोटीन, उसके बाद स्टार्च प्लस प्रोटीन, मतलब स्टार्च और वाटर। तो यहां पर प्रोटीन या स्टार्च क्या है? डिस्पर्स्ड फेज में है। किस फेज में है? डिस्पर्स्ड फेज में है। और वाटर क्या है? क्या है इसमें? डिस्पर्सन मीडियम में है। तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेज आते हैं, दो कंपोनेंट हैं इसके, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जो सॉल्यूट का फेज है वो डिस्पर्स फेज है, और जो सॉल्यूशन का फेज है, जो सॉल्वेंट का फेज है वो डिस्पर्सन मीडियम है। जैसे प्रोटीन प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर, इसमें प्रोटीन और स्टार्च जो है डिस्पर्स फेज को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर जो है डिस्पर्सन मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आता है कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में। अगली हम बात करते हैं टाइप ऑफ कोलाइड्स। थोड़ा सा हम टाइप्स की बात करते हैं और आप देखते रहिएगा। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो जो पहला बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेस पे। वो कंपोनेंट के बेस पे क्या हो सकता है, अब उसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। जैसे गैस इन गैस, अगर हम गैस पे गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन देखें तो नहीं होगा, ये ट्रू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। अगर हम गैस में गैस को मिलाएं तो कैसा मिक्सचर होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन में आएगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंप्लीटली मिसेबल टू फॉर्म होमोजेनियस, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरी बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, जैसे ग्लास है, कुछ एग्जांपल सोचते रहिए आप लोग भी। ग्लास है या एलॉयज है, ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का जो एग्जांपल आएगा वो गोल्ड इन वाटर, गोल्ड इन वाटर, गोल्ड इन वाटर। अगला है सॉलिड इन गैस, इसका जो एग्जांपल आएगा डस्ट, डस्ट, सॉलिड इन गैस। पांचवा है लिक्विड इन लिक्विड, इसका जो एग्जांपल आएगा जैसे मिल्क है, अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वाटर। मिल्क। 6 है लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल है चीज या बूट पॉलिश। Jelly. 7 लिक्विड इन गैस, फॉग और मिस्ट। तो ये सब कोलाइडल सॉल्यूशंस के टाइप्स में आएंगे, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेस पे मैंने बताया, ये कंपोनेंट के बेस पे, ये और भी हो सकते हैं। तो कंपोनेंट के बेस पे कोलाइडल सॉल्यूशन के क्या है? टाइप्स हैं। तो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके टाइप में ही और आते हैं। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो गए। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स में ही ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ
इजी टू प्रिपेयर, प्रिपेयर के बेस पे, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रिपेयर के बेस पे, इजी टू प्रिपेयर। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सॉल्वेंट के साथ इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं और कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल है जो सॉल्वेंट के साथ इजी प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो इस बेस पर कोलाइडल सोल्यूशन है, जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो दो तरह का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। लायोफिलिक कोलाइड्स और एक होता है, दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ इजी टू प्रिपेयर, लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट लविंग। कैसे होते हैं ये? सॉल्वेंट लविंग होते हैं, मानिए सॉल्वेंट के साथ आने के बाद तुरंत जो है कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। लायो मीन्स क्या होगा? सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स एफिनिटी, जो सॉल्वेंट के प्रति एफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कोलाइड्स बोलते हैं सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स। जैसे एग्जांपल, गम प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, सेलुलोज प्लस वाटर, ये पता है ना, सेलुलोज प्लस वाटर, ये सभी सॉल्वेंट लविंग होते हैं। यानी कि हमारे मतलब ये मीनिंग निकल रही है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो क्या होते हैं? सॉल्वेंट लविंग, वो लायोफिलिक कोलाइड्स फॉर्म करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स की। तो ये सॉल्वेंट लविंग है और इट इज इजी टू प्रिपेयर, ये इजी टू प्रिपेयर, आसानी से प्रिपेयर हो सकते हैं। और ये क्या है? डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, आसानी से प्रिपेयर नहीं होता है। कौन? लायोफोबिक कोलाइड्स। और ये सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग माने ये सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं? जल्दी कोलाइडल रेंज में नहीं आते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं। इसमें जितने भी, जैसे गोल्ड है प्लस वाटर, सल्फर प्लस वाटर, जितने भी इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत इजी चीजें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इजी टू प्रिपेयर, कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह का है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स माने इजी टू प्रिपेयर, ये आसानी से प्रिपेयर हो जाता है और ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं। इसके एग्जांपल ये है, गम इन वाटर, स्टार्च इन वाटर, प्रोटीन इन वाटर, सेलुलोज इन वाटर, ऑल ऑर्गेनिक कंटेंट आर लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स का मतलब होता है इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इन वाटर, सल्फर इन वाटर, और यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर लायोफोबिक इन नेचर। तो ये कोलाइड्स के टाइप्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम लोग। इस लायोफिलिक और लायोफोबिक को थोड़ा सा डिटेल किया जाएगा, क्योंकि इतने में ही काम नहीं चलने वाला है। तो थोड़ा सा इसको हम और डिटेल करते हैं, क्या आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम डिटेल करते हैं व्हाट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, इसको हम डिटेल करेंगे। इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो फिर इसको हम डिटेल करते हैं। अब बात करते हैं, हम लायोफिलिक कोलाइड्स की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड्स का मतलब होता है इट इज इजी टू प्रिपेयर, इट इज इजी टू प्रिपेयर, आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। और एक और बात क्या है? सॉल्वेंट लविंग होगा, सॉल्वेंट लविंग होगा ये। और अगली बात करते हैं हम लोग,
ये स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, स्टेबल की मीनिंग ये है कि जो आसानी से सॉल्वेंट के साथ मिलके कोलाइडल रेंज में आ जाए, प्रोडक्ट जो है आसानी से फॉर्म हो जाए, वही स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सेबल इन नेचर। रिवर्सिबल की मीनिंग हम देखते हैं, व्हाट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिवर्सिबल नेचर का कैसा है, इसको हम समझा रहे हैं, जरा समझिए। जैसे गम इन वाटर, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा। गम इन वाटर किस में आएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा। स्टार्च इन वाटर, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा। प्रोटीन इन वाटर, ये सभी किस में आएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन में आएंगे। एग्जाम्पल में है। तो रिवर्सिबल नेचर को समझने के लिए हम क्या समझेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास गम का सॉल्यूशन है या स्टार्च का सॉल्यूशन मैंने लिया है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका? गम या स्टार्च का। अब इसमें गम या स्टार्च के पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो किसी तरह से इस गम के पार्टिकल्स को आइसोलेट कर लें, अलग कर लें। अलग करने के बाद या वाटर के पार्टिकल को ड्राई अप कर दिया जाए और गम के पार्टिकल को आइसोलेट कर लिया जाए, और इस गम के पार्टिकल को फिर से सॉल्वेंट में अगर हम मिलाते हैं तो ये फिर रिटर्न होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब ये है कि गम इन वाटर, वाटर में गम को डिसॉल्व किया और किसी तरह से गम को वहां से आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करने के बाद उसी गम को फिर से वाटर के अंदर हम मिलाते हैं तो फिर ये कोलाइडल रेंज में आ जाता है। तो इट इज द रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स की। किसकी बात करते हैं? लायोफोबिक कोलाइड्स की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है लायोफोबिक कोलाइड्स। सर स्टेबल मतलब ये क्वाइट स्टेबल स्टेबल का मतलब नहीं, स्टेबल का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ जाने पर जल्दी से जल्दी वो जो है कोलाइडल रेंज में आ जाए, यानी कि वो स्टेबल में आ गया, स्टेबिलिटी उसकी हो गई, तुरंत वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो इट इज स्टेबल। और जल्दी नहीं बना रहा है तो यानी कि वो अनस्टेबल है। ठीक है, सर कोएगुलेट नहीं हो पाता है, मतलब कोएगुलेट नहीं हो पाता है। कोएगुलेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी को। लायोफोबिक कोलाइड्स, पहले इसको समझिए। लायोफोबिक कोलाइड्स का मतलब क्या हुआ? लायोफोबिक कोलाइड्स का मतलब हुआ कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। आसानी से समझिए, जो चीज आसानी से समझ में आ जाए पहले उसको देखा जाए। इसको इजी वे में किया जा रहा है कि आपको आसानी से समझ में आए। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, और ये सॉल्वेंट हेटिंग होता है। हेटिंग उसके साथ, सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी शो नहीं करता है, और ये अनस्टेबल, उसके ठीक अपोजिट लेके चलिए, अनस्टेबल होगा और ये इरिवर्सिबल होगा। टॉपिकों को समझिए। इरिवर्सिबल, अब इरिवर्सिबल को समझने के लिए मेरे पास सपोज करिए कि हम ये कोलाइडल सॉल्यूशन को ही लिए हुए हैं, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पड़ा हुआ है। इस कोलाइडल पार्टिकल को हम आइसोलेट कर लिए। आइसोलेट करने के बाद फिर वापस इसमें डालते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में फॉर्म प्रिपेयर नहीं होगा, ये इसमें प्रिपेयर नहीं होगा, फिर ये कोलाइडल रेंज में नहीं आएगा। तो ऐसे कोलाइड बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। कहने का मतलब इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर ये हम इसको आइसोलेट किए कोलाइडल पार्टिकल्स को, और फिर इस सॉल्वेंट के अंदर अगर हम इसको मिक्सअप करते हैं तो ये कोलाइडल रेंज में नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कोलाइड्स में, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोलाइडल solution is mainly two types. कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कोलाइड्स, और बोलो नेगेटिव कोलाइड। हाँ,
देखिए थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉजिटिव कोलॉइड्स का मतलब हुआ जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, हाइड्रोक्साइड या जितने भी ऑक्साइड हैं, इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जितने भी कोलॉइड्स हैं, प्रिपरेशन आप जो कोलॉइड्स आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे। हाइड्रोक्साइड और जो ऑक्साइड्स हैं जैसे SnO2, हाइड्रोक्साइड में FeOH होल का प्राइस, ये जितने भी हैं वो पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स में आते हैं। और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स का मतलब हुआ जितने भी नेचुरल कोलॉइड्स हैं, नेचुरल कोलॉइड्स जैसे मिल्क है, सिल्वर आयोडाइड, मिल्क है, सिल्वर ब्लड है, क्ले है, ठीक है, ये ऑल नेचुरल कोलॉइड्स कम इन कांटेक्ट विद नेगेटिव, ये नेगेटिव में आते हैं। तो जरा पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स का मतलब जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स में है, और जितने भी नेचुरल कोलॉइड्स हैं जैसे मिल्क है, ब्लड है या क्ले है, ये किस में आते हैं? चारकोल। हाँ, ये सब नेगेटिव में कोलॉइड्स में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगला टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ। ये तो चार्ज के बेस पे हुआ। चौथा हम देखेंगे, फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ particles, on the basis of size of particles, साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे वो जो कोलॉइड्स हैं दो तरह के हैं। एक तो माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, और एक होता है माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, ठीक है। माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स आर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल्स फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल फोर्स से अटैच होते हैं, और तब जाके ये कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। किस रेंज में आते हैं? कोलॉइडल रेंज में आते हैं। यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स एटम है पहले वीक वान डेर वाल फोर्स द्वारा अटैच होकर के तब जाके कोलॉइडल रेंज में आते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड या सल्फर, जैसे गोल्ड, सर आवाज रुक रहा है आपका। गोल्ड या सल्फर सर, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, आवाज रुक रहा है आपका सर, दोबारा जरा बता देते। आवाज नहीं जा रही है? अभी आवाज जा रही नहीं है? सर, रुक रही थी। अभी ठीक है? अभी भी अभी भी रेड दिखा रहा है नेटवर्क, रुक रुक के आ रहा। हेलो, अभी ठीक है? ये तो टेक्निकल गड़बड़ी है इन लोगों की, पता ना कहाँ चले गए। हेलो सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसी चीज को, ऑन द बेसिस हाँ, ऑफ साइज नीचे ऑफ वाला पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स, यस सर, जो माइक्रोमोलिक्यूलर को ठीक पढ़ा है एक बार। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स कोलॉइडल सॉल्यूशंस इज मेनली टू टाइप्स, माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स और माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो कोलॉइडल रेंज के हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल फोर्स, वीक वान डेर वाल फोर्स से अटैच होते हैं और तब जाके कोलॉइडल रेंज में आते हैं, जैसे गोल्ड या सल्फर। अभी इनको हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये गोल्ड के पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही स्मॉल टिनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये सभी गोल्ड के पार्टिकल्स आपस में मिल करके मिलेंगे तब जाके ये कोलॉइडल रेंज में आएंगे। जितने भी गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, जो ये सभी गोल्ड के पार्टिकल्स जो है एक जगह मिल करके तब जाके कोलॉइडल रेंज में आएंगे। 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच में आएंगे। अब ये जो कोलॉइडल गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं आपस में या तो वान डेर वाल फोर्स या मेटालिक फोर्स, जैसे गोल्ड है मेटल है तो यहाँ पर मेटालिक फोर्स काम करेगा, और गोल्ड के मेटालिक फोर्स में ये जो स्मॉल गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो मिल करके कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर। उसी तरह से सल्फर है, सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं इसे पड़े हुए हैं, बहुत से लाखों पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, और ये सल्फर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से मिल करके ये सल्फर के पार्टिकल्स तब जाके कोलॉइडल रेंज में आते हैं। और सल्फर के पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलेंगे
तो यहाँ पर सल्फर एक नॉन मेटल है, यहाँ पर वान डर वाल फोर्स काम करेगा, जबकि गोल्ड में कैसा फोर्स काम करेगा, मेटालिक फोर्स काम करेगा। इस तरह से ये कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। किस रेंज में आते हैं? कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। तो कहना यह है कि जो माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में है, मॉलिक्यूल्स आर एटम हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डर वाल फोर्स ऑब्लिक मेटालिक फोर्स एंड कम इन कोलाइडल रेंज। दिस टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड। जैसे गोल्ड या सल्फर के बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये कोलाइडल रेंज से भी छोटे होते हैं। तो ये सभी जो पार्टिकल्स है वो मिल करके कोलाइडल रेंज में जब आ जाते हैं तो इस तरह से माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स फॉर्म होता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की। इस माइक्रोमोलिकुलर सर, हाँ सर ये जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स हैं माइक्रो, तो ये माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स ये सॉल्व बनाते हैं क्या? ये सॉल और जेल की जो कंडीशन है वो तो आएगी हाँ। कि वो साल सेमी सॉलिड कंडीशन में है कि सेमी लिक्विड कंडीशन में। अगर सेमी सॉलिड कंडीशन में तो उसको जेल बोलते हैं, और सेमी लिक्विड कंडीशन में तो वो साल हो जाता है, वो तो दूसरी सॉल्व होकर रहता है। हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब माइक्रो माने बहुत से छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रो माने वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और ये कोलाइडल रेंज में नहीं है। तो आपका गोल्ड है या जो सल्फर का पार्टिकल्स है वो इतना छोटा है, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल जब मिलेंगे तब जाके वो कोलाइडल रेंज में आएंगे। जी सर। ये कोलाइडल इतने छोटे पार्टिकल्स जब आपस में एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट कब होंगे? जब वो पार्टिकल्स वीक वान डर वाल फोर्स या मेटालिक फोर्स से क्या आएगा, हेल्ड टुगेदर हो जाए, तब जाके वो एग्रीगेट जुड़े रहेंगे, तब जाके वो कोलाइडल रेंज में आएंगे। ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड। लेकिन माइक्रो क्या होता है? ये इसमें सो लार्ज पार्टिकल्स आर सो लार्ज, बहुत ज्यादा लंबा होता है, पार्टिकल्स आर सो लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, और इसका मॉलिक्यूलर मास इज वेरी हाई, मॉलिक्यूलर मास इज वेरी हाई। इसके पार्टिकल्स जो है लार्ज होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो क्या होता है, हाई होता है, बहुत हाई होता है। ये 1000 या लाखों में होता है। तो पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स हैं, सो लार्ज पार्टिकल्स माइक्रोमोलिकुलर्स में। और ये जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, आपका ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है, आप ब्लड पढ़ते हैं तो ये है, इसके पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि ऑलरेडी वो सिंगल पार्टिकल्स की कोलाइडल रेंज में आ जाता है। एक सिंगल पार्टिकल्स जैसे एक स्टार्च या सेलुलोज का जो मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा हाई होता है कि वही ऑटोमेटिक जो है सेल किस रेंज में आ जाता है, कोलाइडल रेंज में आ जाता है। ऐसे कोलाइड्स को बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। देखिए करना ये है, माइक्रो मींस जो होता है लार्ज, मॉलिक्यूलर साइज इज सो लार्ज एंड मॉलिक्यूलर मास इज वेरी हाई, एंड दे फॉर्म कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स। सिंगल पार्टिकल्स जो है कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में अपीयर हो जाता है, तो ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा रिपीटेशन था अभी, ये हम जो आपको बताए हैं टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। जितना भी मैंने बताया उसको थोड़ा सा आप थिंकिंग करिए। जो हमारी बात है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में उसके टाइप्स की हम बात कर रहे थे। तो टाइप्स की बात कर रहे थे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो टाइप्स है, पहला जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेस पे जो टाइप्स है वो 8 या 9 टाइप्स हैं, जो आपको डिफरेंट एग्जांपल द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो इसका दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइड्स में मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स और नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स। मैंने पॉजिटिव चार्ज